आज हमारे साथ मौजूद हैं महानगर गाजियाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम, पूर्व महापौर आशु वर्मा जी, जो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर मुद्दे पर बेबाक होकर बात करते हैं। राजनीति भाजपा की हो या किसी दूसरी पार्टी की, अगर आपको राय लेनी है तो आशु वर्मा जी की निष्पक्ष राय आपको मिलेगी। आज हम विभिन्न मुद्दों पर सीधे तौर पर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो हमसे क्या बताते हैं, वो क्या कहते हैं। पाचा नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया बढ़िया। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर हमला हुआ, इस बारे में आपका क्या कहना है? रेखा गुप्ता जी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, बहुत मिलनसार हैं और मैं कहूँगा कि बहुत ही एक्टिव मुख्यमंत्री हैं। जनता के बीच में रहना, समस्याएं सुनना, उनसे मिलना, और जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं किसी कुत्ता प्रेमी ने ये किया है, उसका आपराधिक इतिहास भी है। अगर इस तरह मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति पे हमले होंगे तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक है। उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र हो कि एक व्यक्ति राजकोट से चलता है और हमला करने के लिए दिल्ली तक आता है और एक महिला मुख्यमंत्री पर हमला करता है। जांच के बाद पूरे तथ्य सामने आए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आशंका भी जताई है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण भी हो सकता है या बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। निश्चित हो सकता है, निश्चित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अपने इस कार्यकाल में, जो छोटा सा कार्यकाल ये भी मुख्यमंत्री जी का, रेखा जी का गुजरा है, जिस तरह उन्होंने चीज़ों को संभाला है और ऑन द स्पॉट जाकर चीज़ों को देखा है, उससे दिल्ली वालों को भी ये एहसास हो रहा है कि सरकार बदली है, सरकार काम कर रही है और कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही होगी। तो कोई षड्यंत्र तो नहीं है, इसकी बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए और कोई बड़ी एजेंसी इसकी जांच करे जो हमारे देश की। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुत्ता प्रकरण कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है? मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या कुत्ते ही जानवर हैं? क्या कुत्ते के अलावा कोई और जानवर नहीं है? जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं और जिस तरह हम समाज में रोज देखते हैं कि एक कुत्ता या कुत्तों का समूह, उनका झुंड छोटे बच्चों पर हमले कर रहे हैं सॉरी, बुजुर्गों पे हमले कर रहे हैं, सुबह घूमने वालों पे हमले कर रहे हैं, लोगों का निकलना दूभर हो गया है। तो आखिरकार इन पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जाए? और ये जो कुत्ता लवर अपने आप को कहते हुए घूम रहे हैं, क्या सुबह 2 पैकेट बिस्किट के डाल देने से और 2 स्लाइस डाल देने से ब्रेड की कुत्ता का प्रेम जग जाता है? क्या क्या काम किया इन लोगों ने? कितने शेल्टर होम बनवाए हैं? स्टरलाइजेशन में क्या किया इन्होंने? कितने कुत्तों को इंजेक्शन लगवाए इन्होंने? ये सब एक दिखावा करने वाले लोग हैं और इसके पीछे एनजीओ हैं और कुछ ऐसे एनजीओ हैं जिनको विदेशों से बड़ी फंडिंग होती है। ये अर्थतंत्र का खेल भी है, इसे आप छोटा मोटा खेल ना समझें, ये अर्थतंत्र का बड़ा खेल है। जो कुत्तों के नाम पर जिनकी दुकानें चल रही हैं, जिनकी कमाइयां चल रही हैं, उन्हें लगता है कि उन सब पे ताले लग जाएंगे। कुत्तों की बात की जाए तो देखने में आता है कि कुत्ता ने कुछ अभी जैसी घटनाएं आई हैं अभी रिसेंटली, आप देखो कि एक बड़ा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर कुत्ता काटने के कारण उसको अपने जीवन चला गया, उसका एक बच्चे को इस कुत्ते का काल के गाले में समा गया। ऐसी घटनाएं भी है जो समाज को डराती हैं। ऐसे वीडियो देखने की हिम्मत नहीं होती। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब वो एक छोटी बच्ची पे 4 कुत्ते लिपट रहे हैं,
वो 24 साल का खिलाड़ी जो कबड्डी का खिलाड़ी था, हमारे पड़ोस के बुलंदशहर जिले का ही था, जब वो कुत्ते की तरह भौंकता हुआ मरा है, छोटा बच्चा भौंक रहा है ऐसे ही काटने से, क्या इनके घर के किसी को नहीं काटा है क्या उन्होंने? और फिर मैं एक दूसरी बात कहता हूं जो मैंने शुरू में कहा था, क्या कुत्ता ही जानवर है? क्या गाय जानवर नहीं है? क्या बकरा जानवर नहीं है? क्या मुर्गा जानवर नहीं है? उनको तो ये शाम को वो काली पिन्नी में भरकर दुकानों से उनका मीट लाकर पकाकर खाते हैं, क्या वो जानवर नहीं है? क्या उनके लिए कुछ काम नहीं करना चाहिए? या सारी कायनात कुत्ते पे ही बरसेगी आके? ये एक ग्रोह है, एक गैंग है, कुछ सन की लोग हैं। उनमें बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि जो अपने घर पे अपनी सास ससुर को रोटी भी नहीं देती होंगी, पूछती भी नहीं होंगी, और मीडिया में आने के लिए कुछ इस तरह के प्रपंच रच रही हैं। इनकी सख्ती से निंदा हम लोग करते हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंतरिम आदेश दिए थे वो बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं एक आपको घटना बताऊंगा। 2016 में मैं मेयर था। इंदिरापुरम के कुछ लोग मेरे पास आए, एक छोटी बच्ची को लेके आए, एक सोसाइटी के लोग थे, एक बुजुर्ग लोग उनके साथ थे, 25-30 लोग थे। आके बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में कुछ कुत्ते हैं और इस बच्ची को काटा है, ये बुजुर्ग ने इन्हें काटा है। तो मैंने यहाँ जो स्टरलाइजेशन का काम देख रही थी संस्था, महिला थी एक, मैंने उसे फोन किया। मैंने कहा आप ये क्या कर रही हैं? आप ये कुछ करती क्यों नहीं है? यहाँ के कुत्तों को आप उठा के क्यों नहीं ले गई हैं? इतने वो लोग बैठे ही थे, इतने मेनका जी का फोन मेरे पास आ गया। और शहर के कुछ अखबारों के पत्रकार भी नहीं थे। वो मेनका जी के साथ मेरी काफी देर तक हॉट टॉक हो गई। मैंने कहा मैं अपने शहर के बच्चों को या अपने बुजुर्गों को नहीं देख सकता कि वो कुत्ते के कारण तड़फे हैं। मैंने कहा मेरे सामने काटा तो लाठी लेके मारूंगा। तो वो बोलती हैं कि आप इसका मतलब समाज को भड़का रहे हैं। मैंने कहा भड़काने ना, असलियत बता रहा हूं। हमारे छोटे बच्चे को कुत्ते काटेंगे? ये शहर में नहीं, गांव का हाल मैं आपको बताता हूं। गांव में छोटे बच्चों को स्कूल ऐसे ही भेज देते थे कि बच्चा जाए स्कूल में पढ़ के चला आए। अब कोई ना कोई घर से साथ जाता है कि कहीं गली में कुत्ते ना उस पर चिपट जाए। इतना बुरा हाल हो गया। सही माने आपका ये कहना है कि इन पर कार्रवाई होनी अत्यंत आवश्यक है। निश्चित होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इनके लिए शेल्टर होम बनने चाहिए, स्टरलाइजेशन होना चाहिए, और ये बात हो सकती है कि समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये फैसला एनसीआर के लिए आया है, ये एनसीआर ने पूरे देश में लागू होना चाहिए। विपक्ष द्वारा लगातार धर्म को लेके, हमारे धर्माचार्यों को लेके, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के नेताजी जो है लगातार हमारे धर्माचार्यों पर अटैक करते हैं। क्या सही है ये? शर्मा जी, आपका बड़ा जीवन पत्रकारिता में गया है। मुझे भी 38-40 साल राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते हो। क्या आपने कभी कांग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट, बसपा, तृणमूल कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल किसी एक के मुंह से किसी अन्य पंथ के लिए, धर्म तो केवल सनातन है, किसी अन्य पंथ के लिए एक शब्द सुना है क्या? उन्होंने बड़ी से बड़ी गलती कर दी है, क्या उसकी निंदा करते सुना है क्या? नहीं सुना, ना मैंने सुना। सनातन इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। और है क्या? ये हम लोगों की कमी है। अब मैं कमी कहूं या संस्कार कहूं, कि हम जो ये हिंदू समुदाय है,
हिंदू जैन सिख हम सब एक ही हैं, बौद्ध सब हम एक हैं। हमें अपने धर्म को लेकर हम बहुत कट्टर नहीं हैं, हम हंसकर उड़ा देते हैं चीजों को, लाइटली ले जाते हैं। जैसे सिनेमा, एक वो छोटे से कद का मुस्लिम कलाकार है, वो क्या नाम है उसका, वो खान क्या है वो, जैसे कान भी ऐसे ऐसे हैं, आमिर खान। हाँ वही वही। उसने एक पिक्चर में हमारे देवी देवताओं का क्या मजाक बनाया, भगवान शिव का मजाक बनाया। पीके। हाँ पीके क्या पिक्चर थे, मैं सिनेमा में देखता नहीं हूँ। पीके में मैं गारंटी करता हूं, अगर वो इस्लाम में किसी जो इनके मोहम्मद साहब और हैं, उनका किसी का ऐसा मजाक बना के देख ले, अगर उसका मर्डर ना हो जाए, कह के तो देख ले। हम सहिष्णु हैं, हम टॉलरेंस वाले लोग हैं, इसी का ऐसा फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में, या जो हमारी शिक्षा है शुरू से ही, उसमें सिखाया क्या गया है, भाई सब शांति से रहो, वसुदेव कुटुंबकम हमें पढ़ाया गया कि सारा विश्व एक परिवार है, बटो मत, आराम से रहो। तो इसका सब फायदा उठाते हैं सब, और कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपको इसके पीछे यह मानते हो कि हम हिंदू ही इसके पीछे कहीं नहीं दोषी हैं? अगर हम दोषी ना होते तो इनकी हिम्मत थी? 450 साल बाद हम राम मंदिर बनाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो भी अयोध्या में जहां राम का जन्म है। ये केवल भारत में हो सकता है। किसी मुस्लिम देश में अगर ये कह दे, जो इस्लामिक कंट्री हैं, कि नहीं यहां मस्जिद थी यहीं बनेगी, कोई कानून उसे रोक देगा क्या? कोई कोर्ट रोक देगी क्या? ये केवल हिंदुस्तान में हो सकता है, भारत में हो सकता है। आज चूंकि किसान परिवार से हैं और किसानों को लेकर लगातार आप अपनी आवाज मुखर करते रहते हैं, अमेरिका का जो प्रकरण हुआ है उससे लगता है कि किसानों पर फर्क पड़ेगा? शर्मा जी, है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामला, एक बड़ा विषय है, मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता का बोलने का विषय नहीं है, पर आपने बात की है तो मैं कहूंगा जरूर। यूएस अपने डेयरी प्रोडक्ट और अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भारत में भेजना चाहता है, क्योंकि हम 140-42 करोड़ के आबादी हैं, हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत है। अगर हम उसके प्रोडक्ट मंगा लेंगे तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बहुत ही स्पष्टता से कह दी कि मैं अपने किसान का, अपने बागवान का, अपने मछुआरे के हितों की रक्षा करूंगा, उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। पर ट्रंप के नाराज होने का एक ही कारण ये नहीं है, ट्रंप के नाराज होने के तो बहुत से कारण हैं। जो मुझे समझ में आता है, ट्रंप साहब आजकल सोते उठते जगते केवल एक सपना देखते हैं, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। अगर भारत ये स्वीकार कर लेता कि पाकिस्तान से जो हमारी जंग हुई या ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, उसको रुकवाने में ट्रंप साहब की भूमिका है, तो ट्रंप साहब खुश हो जाते हैं। हाँ, इतनी भूमिका उनकी जरूर है कि जब भारत की वायुसेना ने, हमारी सेना ने उनके पाकिस्तानियों के एयरबेस बर्बाद कर दिए, वो मीर खान या कौन सा एक एयरबेस है, मैं नाम ठीक से अभी नहीं ले पा रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है,
लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि उस पे प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से यूएस का कब्जा है, और वहां तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के लोग भी नहीं जाते, और भारतीयों ने, हमारी मिसाइल्स ने, हमारी फौज ने, हमारे एयरक्राफ्ट ने उसको भी तबाह कर दिया। तो वो वहां से बिलबिलाए भारत की पावर को देख के, यहाँ की शक्ति को देख के। कुछ कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां जो उसके आसपास में जो एटमिक ठिकाने बने हुए उनमें भी कुछ यूएस का कनेक्शन है, लोग कहते हैं, सुनने में आता। अब वो भारत तो है नहीं, अब तो भारत के पास तो अपनी ब्रह्मोस्त्र है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सेना को खुली छूट दी कि भाई इनकी अकल ठिकाने कर दो। तो जब उस एयर बेस को भी बर्बाद कर दिया तो तब यूएस में भी चिंता हुई, और फिर उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बैस साहब, उनका फोन जरूर आया यहां पर कि भाई सीज फायर की वाली बात वहां से चली होगी। और फिर सीज फायर तो पाकिस्तान ने जब कहा, जब पाकिस्तान को फोड़ फाड़ दिया तो उन्होंने कहा सीज फायर हो जाए। अब भारतीय कैसे स्वीकार कर लेता कि सीज फायर ट्रंप के कहने पर हुआ है। अब ट्रंप के कहने पर सीज फायर स्वीकार नहीं किया तो ट्रंप साहब परेशान हो गए। ट्रंप साहब परेशान हो गए तो वो तरह तरह की सैंक्शन लगा रहे हैं। और वो तो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई वो नदी पे पानी पीने गए, क्योंकि तूने मेरा पानी झूठा कर दिया कि साहब मैं तो नीचे की तरफ पी रहा हूँ, नहीं तूने कल पिया होगा वहां। तो बेसिर पैर की ये बातें कर रहे हैं। और जहां तक रूस से तेल लेने पर वो नाराज है, रूस हमारा स्वाभाविक मित्र है। जब 1971 की वार में यूएस का 7th फ्लीट, जिसे ये अपनी बहुत बड़ी ताकत मानते हैं, जब भारतीय नौसेना ने कराची का बंदरगाह बर्बाद कर दिया था तो इनका 7वां बेड़ा यूएस का हमारी तरफ को हमें धमकी देने चला था। तो यूं कहते हैं कि उससे कुछ किलोमीटर आगे आके, तब रूस नहीं था, तब यूएसएसआर था, सोवियत संघ कहा जाता था उसे। तो उसकी जो पनडुब्बियां हैं वो समुद्र से बाहर निकल आई थी इनके बेड़े के आगे आगे, कुछ किलोमीटर आगे आगे, और इनका वो 7th फ्लीट वापस लौट गया था। तो रूस हमारा कोई आज का मित्र नहीं है, रूस हमारा पुराना मित्र है, और रूस के साथ ट्रेड हमारा आज से नहीं चलता, पुराना चलता है। रूस के हथियार हमारे देश में हैं, उनके जो जहाज हैं वो हम यूज करते हैं। अब उनका ये कहना कि आप उनसे तेल खरीद रहे हैं ट्रंप साहब का, मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो ये उनकी बौखलाहट है। अब चूंकि आप महानगर गाजियाबाद में रहते भी हैं और महानगर गाजियाबाद से महापौर भी रहे हैं, और इंटरव्यू हो रहा आपसे उस मुद्दे पर बात न की जाए। भाजपा में लॉबी की बात कही जाती है और लॉबी आज भी चल रही है, आप मानते हो? देखो, राजनीति शब्द जहां आ गया वहां लॉबिंग होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी एक मुद्दे पर किन्हीं दो की राय एक हो सकती है, किन्हीं दो की राय उनसे डिफर हो सकती है। वो अपनी राय के साथ खड़े हो सकते हैं, कोई दो अपनी राय के साथ खड़े हो सकते हैं, ये तो सामान्य चीज है। पर ऐसी लॉबिंग कहीं नहीं है कि जो जिसका कहीं संगठन को नुकसान हो। एक भाजपा नेता है ट्रांसजेंडर के, उन्होंने पोस्ट डाली कि हम पार्टी के लिए काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन हम पर ये मोहर ये लगाई जाती है कि हम उसके नेता हैं, उस बड़े नेता के हम साथी हैं, उस बड़े नेता के हम साथी हैं। इससे क्या कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन नहीं होता? घर परिवार कुर्बा, आप उसमें भी देख लेना कि किन्हीं दो की ज्यादा बनती है,
किन्हीं दो की थोड़ी कम बनती है। हमारे रिश्तेदार होते हैं जो बिल्कुल क्लोज होते हैं, सगे, किन्हीं के यहाँ हम कुछ ज्यादा जाते हैं, किन्हीं के यहाँ हम कम जाते हैं, जबकि बिल्कुल रिश्ता एक जैसा है। अब तो खैर ये हिंदू समाज एक एक पैर दो दो पे ही आ गया, जाने कहाँ जाकर रुकेगा ये। पर जब चार चार छह छह भाई बहन होते थे तब भी ऐसा लगता था कि किसी बहन के यहाँ ज्यादा जाना, किसी बहन के यहाँ कम जाना, या किसी भाई के यहाँ ज्यादा आना, किसी के यहाँ कम जाना। पार्टी भी परिवार की तरह है। किसी के साथ मिलकर चलना मैं उसे ना तो कहीं अपराध मानता, ना कहीं पार्टी में टूटन मानता। मेरा ये मानना है कि जब हम संगठन में काम करते हैं, किसी न किसी के साथ तो हमारी व्यक्तिगत केमिस्ट्री दूसरे के अपेक्षा ज्यादा अच्छी होगी, पर इससे ये कहीं सिद्ध नहीं हो जाता कि हम अगेंस्ट द पार्टी। लेकिन वो केमिस्ट्री जो मेरा आपसे प्रश्न है, वो केमिस्ट्री आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल करा, केमिस्ट्री होती है। लेकिन उस केमिस्ट्री को जो वो कार्यकर्ता किसी दूसरे नेता के पास पहुंचता है तो उसको ये टैग दे दिया जाता है कि आप उस नेताजी के साथ ही हो। दिक्कत ये आ रही है कार्य, और ये पोस्ट एक ट्रांसेंडेंस है कि नेताजी ने डाली भी है कुछ दिन पहले। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो या कोई ऐसा कहता हो, मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। पर फिर भी मैं कार्यकर्ताओं से ये कहूँगा कि वो सभी जनप्रतिनिधियों को समान सम्मान दें, और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि सभी कार्यकर्ताओं को समान दृष्टि से देखें। और मुझे ऐसी कोई टूटन नहीं लगती, मुझे ना लगता है। मुझे 38 साल हो गए, मुझे बहुत ज्यादा तो थोड़ा बहुत तो मैं शर्मा जी बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ आपकी बात कि कहीं थोड़ा सी ज्यादा अच्छे मिलते जुलते हैं। किसी के पास महीने में 6 बार चले जाते हैं, किसी के पास महीने में 1 बार जाते हैं। पर मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि भाई जहाँ 1 बार जाते हो महीने में, वहाँ 2 बार कर दो। मैं ये नहीं कह रहा जहाँ 6 बार जाते हो वहाँ 6 बार ना जाओ, पर जहाँ 1 बार जा रहे हो वहाँ 1.5 बार कर दो तो ये दिक्कत नहीं आए। आशु वर्मा जी का वो अगला राजनीति में मिशन क्या है? 2027 में भाजपा की सरकार बने, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, और 2029 में माननीय मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। 2027 में क्या आपका विधानसभा लड़ने का मन नहीं है? कोई मन नहीं। मतलब आपके मन में नहीं आता कि भाई मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, जो क्या पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो कर्मठ? मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जिले में सभी सीटों पर विधायक हैं और सारे अच्छा काम कर रहे हैं, सब बढ़िया है, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, सारे जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, उनके लिए जूझ रहे हैं, संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हो और महापौर रहते हो, आपको पूरा कार्यकाल नहीं मिला, उसके बावजूद मन में ये नहीं आता कि चलो कहीं अब आगे कुछ पार्टी मौका दे तो कुछ आगे अपनी योग्यता का अब ये आगे बढ़ाए? अब ये पार्टी को देखना क्या मौका दे, ये मेरा काम नहीं, ये पार्टी का मतलब आपके मन में नहीं है। ये राजनीति ऐसी चीज है कि जब इसका एक बार आदमी इसमें अंदर घुस जाता है हाँ। तो मन में तो बहुत बहुत चीज होती है। हाँ। इसे नकारना नहीं चाहिए। हाँ। पर ये पार्टी का काम है, पार्टी क्या करती है? मतलब कहीं मतलब ये सब आपका सीधा सा कहना है कि पार्टी नेतृत्व जाने इस बात को? ये सब नेतृत्व जाने, ये सब हमारा काम थोड़ी है। जो भी कुछ करना है वो हमारे नेतृत्व को करना है, जो वो उचित समझेंगे उचित समय पर वो करेंगे। एक बात तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है मुझे कि ये सही कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा दल है, और पुराने कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, नए भी चेहरे हैं। पिछले जब से आपको उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, दूसरी पार्टियों के चेहरे रातों रात वरिष्ठ हो गए हैं, सब कुछ सही है। लेकिन मुझे जो लगता है कि कुछ जो पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो कुछ अब बैकफुट पर दिखाई देते हैं, आपको ऐसा मानना है? कई बार तो लगता है, कई बार तो लगता है लगता है कई बार।
कई बार नहीं भी लगता। लगता कैसे, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करिए आप। एक्चुअल में दो तरह के कार्यकर्ता हैं। एक तो वो हैं जो भाजपा में हैं, और एक वो हैं जिनके अंदर भाजपा है। बस आप यही प्रश्न में आपसे आपने दो बातों में क्लियर किया। अब इसका जवाब आप सही सही ट्रैक पे आप जवाब देंगे इसका। तो भाजपा में तो बहुत बड़ी संख्या है। अब हमें खुद ये चयन करना चाहिए कि जिनके अंदर भाजपा है, और जिनके अंदर भाजपा है वो कई चीजों में कई बार पीछे रह जाते हैं। आपकी बात को मैं यहाँ इसलिए दूंगा, अभी ज्यादा नहीं, लगभग महीना कुछ महीने पहले ट्रांसजेंडर में फेसबुक वार चली, और जो सो कॉल्ड भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं, भाजपा नेता करते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया जो मेरा मानना है कि जो अंदर से भाजपा ही होगा कभी इस भाषा शैली का उपयोग नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा ना, हाँ, दो तरह की भाजपा है। हाँ, एक वो कार्यकर्ता है, एक वो लॉबी है जो भाजपा में है, एक वो लॉबी है जिसके अंदर भाजपा है। मैं तो इस बात को माइक से मंच पर कह चुका हूं। लेकिन उससे क्या, जो कार्यकर्ता है आपके, जो सपना देखते थे कभी कि हम सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, वो कार्यकर्ता अभी चुप बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि सभी चुप बैठे, पर हाँ कुछ लोग चुप बैठे। कुछ पर तो हम मानते हो ना, कुछ तो है। हाँ, कुछ तो स्वीकार, कुछ तो ये तो है। क्योंकि आप ऐसे नेता कार्यकर्ता हो पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए, जो नए से भी जुड़े हो, और मेरे ख्याल से दोनों का सामंजस्य हो। आपसे नए लोग भी बात करते हैं, जो कर्मठ भी बात करते हैं, इसलिए आपको वर्तमान परिस्थिति का जितना आकलन होगा, मेरी समझता गाजियाबाद के अंदर किसी भाजपा नेता को उस तरह का आकलन होगा। मैं आपसे बताता हूं, मैं 2004 में जिलाध्यक्ष था, और मैं जब गढ़मुक्तेश्वर की बैठक लेने जाता था मंडलों की, तो सूचनाएं तो पहले से होती थी कि भाई आज मंडल की बैठक है, सबको आना है, ये आना है। उसके बावजूद में मोबाइल थे तब, मैं स्वयं भी फोन करता था कि बैठक में सबको आना है, आपको भी आना है, आपको भी आना है, क्योंकि लंबा टाइम होता था यहाँ से, और जैसे मैं चलता था यहाँ से तो मैं फोन हाथ में ले लेता था, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, और मैं भाई टाइम से पहुंच जाना। एक समय तो वो था, और एक समय आज है कि वो अटल जी की एक दो लाइन याद मुझे आ रही हैं कि 3 बुलाए तेरे आए, दे दाल में पानी। आज स्थिति हुआ है। आप 3 बुलाओ, आपको कितने आ जाए पता नहीं है। बस अब मैं कुछ कह नहीं रहा आपसे, मैंने कह दिया। आपने पूर्व महापौर आशु वर्मा जी को सुना, और हमें लगता है कि जो जो प्रश्न आपके दिमाग में कौंध रहे होंगे वो उनका हमने पूछा, और आशु वर्मा जी ने बेबाकी के साथ मुखर होकर उनको उत्तर दिया। फिर हम ऐसी किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।